Hello students, in our previous lecture we studied about center of gravity, in which we derived that the net force and rotational equilibrium of a body is constant, under which the center of gravity is that point where center of mass of whole the body is concentrated. And secondly, center of gravity is that point where the rotational torque of all the system is equal to 0. And thirdly, center of gravity coincides with center of mass when there is a gravity free space. Now our today's topic is law of conservation of angular momentum, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे. So let us see what is law of conservation of angular momentum. Law of conservation of angular momentum. As you know that angular momentum is a product of linear momentum and position vector. So here, suppose a system of n number of particles. Suppose that the particles of the system are under the action of torque. Suppose there are n particles which are under the action of torque. तो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है हमारे पास, जो कि किसके अंडर है, टॉर्क के अंदर. टॉर्क के अंदर मतलब देयर इज अ रोटेशनल फोर्स. ठीक है. सो इफ dl वेक्टर बाय dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय dl vector by dt. ठीक है. देन इन केस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम, अगर इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम. देखो, अगर एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट कर रहा है सिस्टम पे, तो हम एंगुलर मोमेंटम को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, dl वेक्टर बाय dt. ठीक है. ये कहाँ से है हमारे पास, दिस इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड फोर्स, एंगुलर टॉर्क एंड फोर्स जो हमने किया था लास्ट टाइम. ठीक है. इन केस here angular momentum is 0, which means dl vector by dt is 0, then L vector will be a constant vector. As I told you earlier, the derivation of a constant vector is always 0. ठीक है. इसीलिए अगर आपकी किसी डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल टू 0 है, तो दिस मीन्स दैट द थिंग बीइंग डेरिवेटेड इज अ कांस्टेंट वेक्टर. ठीक है. If L1, L2 and L3 and up to Ln are the angular momentum of different particles. अब जैसे हमने यहाँ पे सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिया है, तो उसका if L1, L2, L3 and up to Ln are the angular momentum of different particles. These are the angular momentum associated with different particles. ठीक है. Then the total angular momentum, which means L1 vector plus L2 vector plus L3 vector up to Ln vector will be equal to constant. ठीक है. तो मतलब जो सिस्टम है आपके पास, उसमें जितने भी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो सारे, उनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट. अगर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं काम कर रहा है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क
acting on the system, then the total angular momentum of the system always remains constant, which means यहाँ पे हमने total external torque को क्या पुट किया था, equals to 0. ठीक है. If therefore if no external torque, you can say it here, if no rotational force is acting on the system, then the angular momentum of the system remains constant. ठीक है. सिंपल सा हमने ये रिलेशन यूज किया जिसमें हमने टॉर्क एक्सटर्नल इक्वल्स टू 0 पुट किया, विच मीन्स एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0. उसके बाद हमने ये फाइंड आउट किया कि जो इसका डेरिवेटिव 0 है तो जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट. फिर हमने हर पार्टिकल से एसोसिएटेड एंगुलर मोमेंटम अलग लिखा, फिर हमने उसको एज अ होल रिप्रेजेंट किया और इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखा, जिससे कि हमें पता चला हर पार्टिकल का एसोसिएटेड एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम. नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. इसके नोट्स आप खुद बनाओगे. कुछ एग्जांपल्स मैं दे देती हूँ, जैसे कि जो बैले डांसर्स होते हैं वो अपनी नी को थोड़ा बेंड कर लेते हैं जिससे कि उनकी स्पीड बढ़े. तो ये क्यों होता है? या फिर जो आपका एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है अर्थ का और मून का, उसके बीच में जब मून कुछ ऐसा होता है, ठीक है, तो इसमें जो अर्थ की वेलोसिटी है वो चेंज होती रहती है. केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है, वो आप लोग एक बार स्टडी कर लीजिएगा. अगर समझ ना आए तो मुझे बताना या मुझसे पूछ लेना. तो दीज आर टू बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसके कि आप खुद नोट्स बना लो. उसके बाद है नेक्स्ट आपके पास मोमेंट ऑफ inertia. Inertia, as you have already studied, that it is the ability of a body to maintain its state of rest or of motion. मतलब कि एक बॉडी जो अब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करती है और मोशन में है तो मोशन में ही रहने की कोशिश करती है. अगर उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज करना है तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी. तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड इनर्शिया. ठीक है. अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है हमारे पास, रोटेशनल इनर्शिया. मतलब ए ऑब्जेक्ट अंडर रोटेशनल मोशन पोजेसेस रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी. ये इनएबिलिटी होती है रोटेटिंग बॉडी की टू प्रोड्यूस अ चेंज इन इट्स इनएबिलिटी ऑफ अ rotational body to produce a change in its rotational motion. Motion by itself. अब ये क्यों होता है? Because of its mass and distribution of mass. Because of its mass and distribution of mass along its axis. Because of its mass and distribution of mass along its rotational axis. कौन सी एक्सिस? रोटेशनल एक्सिस. कंसीडर कीजिए एक एक्सिस है जिसके अराउंड जो बॉडी है रोटेट कर रही है. ये एक बॉडी है जो आपकी XY प्लेन में लाई कर रही है. ठीक है. तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन इस एक्सिस के अलावा अगर वो रोटेट कर रही है तो इस एक्सिस के अलावा उसका एक मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा.
विच मीन्स उस लाइन में जितने भी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इस एक्सिस के अलोंग जितने भी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो एक रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। उन पार्टिकल्स के मास की वजह से जो बॉडी है वो अपने रोटेशनल मोशन में डिफरेंस नहीं ला पा रही खुद से, ठीक है। उसका रोटेशनल मोशन चेंज नहीं हो पा रहा until you are applying an external torque और a external force। जब तक आप एक एक्सटर्नल टॉर्क और फोर्स नहीं लगा पा रहे, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया, ठीक है। अब आ जाता है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगेन। तो मैथमेटिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया is sum of product of the masses of various particles, sum of product of the masses of various particles, ठीक है। जो सम होता है प्रोडक्ट ऑफ masses of various particles and the square of their perpendicular distance from the axis of rotation, and the square of their perpendicular distance, which is this square of their perpendicular distance from the axis of rotation, ठीक है। ये सम होता है किसका, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मतलब जो भी पार्टिकल्स का मास है उनका, और जो उसका रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका। अब फॉर दिस कंसीडर अ रिजिड बॉडी कंसिस्टिंग एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कंसीडर अ रिजिड बॉडी कंसिस्टिंग एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे कि हमारी वो बॉडी है, उन पार्टिकल्स का मास कंसीडर कर लीजिए m1 m2 m3, ठीक है, एंड अप टू mn, और उनके पोजीशन वेक्टर r1 r2 एंड r3 एंड अप टू rn। सो देयर masses m1 m2 m3 एंड अप टू mn, ठीक है। और अब आ जाती है उनके डिस्टेंसेस की बात, विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, विच इज r1 r2 r3 एंड अप टू rn, ठीक है। अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो मैथमेटिकली जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू हियर product of perpendicular distance and square of sum of product of masses and their perpendicular distances, ठीक है। तो this can be written as this mn rn square, ठीक है। तो ये आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कंबाइनली एज अ होल यू कैन राइट इट एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल I. So capital I can be written as summation of summation of I can be any integer ri square, ठीक है। So in this way you can represent the moment of inertia for a rigid body consisting a system of n number of particles. Now its SI unit is kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस है तो इसलिए जो यूनिट आएगी वो किस में आएगी, मीटर स्क्वायर में। अब हम कंसीडर कर लेते हैं एक सिचुएशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ही, रोटेटिंग बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रोटेटिंग बॉडी की एक कंडीशन कंसीडर कर लेते हैं। द रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट OZ एक्सिस, सो कंसीडर दिस एक्सिस एज OZ, this as x, ठीक है, x and this as y। तो if the body is rotating along OZ axis, if body
rotates about OZ एक्सिस, अगर जो बॉडी है वो OZ एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है तो देन ओनली x and y कोऑर्डिनेट्स चेंजेस। ठीक है, देखिए अगर बॉडी यहाँ से ऐसे रोटेट करेगी तो वो अलॉन्ग x और y पोजीशन इसकी ऐसे ही चेंज होगी ना, अलॉन्ग x एंड y कोऑर्डिनेट के कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी पोजीशंस चेंज होगी। मतलब कि जो x और y कोऑर्डिनेट है वो चेंज होंगे, z एक्सिस चेंज नहीं होगा, एक्सिस वैसा ही रहेगा, जो उसके अराउंड पार्टिकल है वो क्या होंगे, चेंज होंगे। और वो किसके अराउंड चेंज होंगे, उनके क्या चीज चेंज होगी, x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स। देन द perpendicular distance changes like this, they can be represented by like this. Then a moment of inertia can be represented as mi xi plus yi square. So this is with us when the object is rotating along OZ axis, then your moment of inertia or perpendicular distance is represented like this. ठीक है, now next topic is with us radius of gyration. radius of gyration क्या है हमारे पास यहाँ पे, ऐसा पॉइंट, ऐसी एक्सिस जिसमें हमारी बॉडी का होल मास कंसंट्रेटेड होता है। अब देखिए वो तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास होता है। So let us study. It is defined as the distance from the axis of rotation at which, अगर वहाँ पे at a point at which the whole mass of the body were supposed to be concentrated, the moment of inertia will be same as with the actual distribution of the mass of the body in the form of constituting particles. ठीक है, radius of gyration का मतलब है इन सिंपल टर्म्स हम क्या कंसीडर कर रहे थे, यहाँ से डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलाउंग हम डिफरेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर कर रहे थे। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस, ये वो डिस्टेंस है जिसके अलाउंग वो पॉइंट होगा जहाँ होल बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है। ठीक है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जिसमें होल सेंटर ऑफ मास होगा बॉडी का और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस बॉडी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ gyration. ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय k, इट इज डिनोटेड बाय k. If m is the mass of body and k is radius of gyration, if m is the mass of body and k is the radius of gyration. ठीक है, about the OZ axis, then moment of inertia can be represented as mk square. Obviously it is the perpendicular distance of center of mass na, so here the product of mass and perpendicular distance will be like this, because here our perpendicular distance to the center of mass is represented by k. So inertia आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, where I is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square plus mn rn square. ठीक है, कुछ ऐसा होगा यहाँ पे. So mk is equal to, ये हमारे पास पहले से ही फॉर्मूला है, m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square mn rn square. ठीक है, if each of the n particles constituting the rigid body is mass m. अगर देखो यहाँ पे जो सभी पार्टिकल्स है उनका मास इक्वल है, which means m1 is equal to m2 is equal to m3 is equal to mn. Okay, तो mk can be given as m r1 plus r2 plus r3
प्लस आर एन स्क्वायर। ठीक है, तो दिस होल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज m n and here is number of particles dividing and multiplying by n, r n square। ठीक है, तो m into n is the mass of the body। here mass of that particular particle, देखो ये जो particles हैं ये मिलके वो rigid body बना रहे हैं। that rigid body is constituted with this mass and this number of particles। so here n comma m is equal to m। this can be said that small m comma small m multiplied by small n is equal to m। so this can be written as mk is equal to m r1 square plus r2 square plus r3 square plus up to rn square divided by m। so here m and m get cancelled out and we get radius of gyration which is k square। k square था ना यहाँ पे, is equal to root of r1 square plus r2 square plus r3 square plus rn square divided by n। so this gives you the formula for radius of gyration where k is equal to root mean square distance of constituting particles from the axis of rotation। root mean square distance of constituting particles from the axis of rotation। so this was your angular momentum। first we studied about angular momentum and next we had moment of inertia and next we had radius of gyration। further we will find out moment of inertia for different types of solid particles or different types of shapes, rigid bodies around us like cylindrical, circular, disc and rectangular and much more। so thank you, this is all for today।